नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके सामने नई नई शख्सों को मिलवाते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मिसेज क्लासिक यूनिवर्स डॉक्टर रागिनी सिंह जी, जो फ़िलहाल खानपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में अधिकारी हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके बचपन के बारे में, कहाँ से उनकी पढ़ाई हुई, क्या कुछ है रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। विकी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मेरा बचपन, मेरी बर्थ, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है। हाँ जी मैम। और मैं वहीं से मेरी क्वालिफ़िकेशन हुई है 12th तक की। फिर MBBS मैंने मेडिकल एंट्रेंस मैंने क्रैक किया हुआ था। फिर वहाँ पे मैंने MBBS किया हुआ है मुंबई कॉलेज से, मुंबई मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपनी MD भी वहीं से परस्यू की हुई है मुंबई मेडिकल कॉलेज में। और देयर आफ्टर मेरी शादी हुई है हरियाणा में, बिल्कुल डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कल्चर में। और बट डेफिनेटली एवरी स्टेट हैज़ इज़ ओन ब्यूटी। तो हरियाणा और बॉम्बे मुझे दोनों बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डिफरेंट स्टेट लगे, और बट डेफिनेटली दोनों के अपने अपने पावर थे। क्या मैम आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी हरियाणा में होएगी? नहीं, हमने कभी बॉम्बे से बाहर कदम भी नहीं रखे थे। तो सपना कहाँ का था कि आपको कहाँ का मतलब हस्बैंड चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई सीट तो आपकी सपना तो लोगों तक पहुंचना था। हाँ जी, शादी तो एक लाइफ का जर्नी है, पार्ट है, बिल्कुल। बट दैट वाज नेवर माय ड्रीम। मेरा ड्रीम था लोगों तक पहुंचना और उनकी सेवा करना और उनकी मदद करना। ये जो मेरा सपना था वो इसके कारण ही हम इस मेडिकल प्रोफेशन में हम आए। हाँ जी मैम। क्योंकि मेरा 2000 जब हम 18-19 साल के थे तभी भी मुझे एक ऑफ़र आया था सीरियल्स का, बट वो हम डिनाई किए थे। बिकॉज हमने ने डिनाई नहीं किया था, हमारे पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया था। बिकॉज दे वांटेड मी टू मेडिकल प्रोफेशंस में जाना, एंड जो मेरा सपना था लोगों तक पहुंचना, हाँ जी। तो वो ये चाहते थे कि मैं मेडिकल प्रोफेशंस करके अपने आप को एक स्टेबल करियर दूं हाँ जी मैम। एंड लोगों की सेवा करूं। तो उनके सपने को और अपने सपने को भी पूरा करने के लिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन में एंटर किया हुआ था। क्योंकि मेरा बहुत मन था कि अपना पेट तो सभी भरते हैं, बिल्कुल। दूसरों का भरने में एक मज़ा ही अलग है, एक कंटेंटमेंट है, एक स्माइल आती है, हाँ जी मैम। एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है। वो मुझे मेडिकल प्रोफेशन से मिला है। ऑफ कोर्स, क्योंकि डेफिनेटली, इंसान अपने लिए तो जीते ही है, लेकिन दूसरों के लिए जीते तब मजा आता है मैम। एब्सोल्युटली। तो उसमें मुझे पेशेंट से 1 to 1 जब इंटरेक्शन करने लगे तो हमको वो एक अलग ही खुशियाँ देती है। और आज तक वो खुशियाँ मुझे मतलब एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो मेरे अंदर, जब मैं रात में सोती हूँ तो मुझे एक अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद करके सो रही हूँ। सो दैट इज़ मेडिकल प्रोफेशन इज़ ऑल अबाउट। डॉक्टर्स एक ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स, एंड फॉर दैट मैटर आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशन। मेरे हिसाब से कोई भी प्रोफेशन ना छोटा है ना बड़ा है, बिकॉज हर प्रोफेशन में एक ईमानदारी है, एक हार्डवर्क है, राइट। एंड एवरी प्रोफेशन, सोसाइटी को एक बनाने के लिए हर प्रोफेशन की ज़रूरत है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बस एक डॉक्टर प्रोफेशन ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन है। डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बट मैं रिस्पेक्ट और सभी प्रोफेशन को दूंगी, बिकॉज सभी प्रोफेशन में लोग अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कहते हैं कि हमें मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है और उनको हेल्प करने का बेसिकली मौका मिलता है। फीलिंग ये अलग आती है जब मैम व्यक्ति आखिरी सांस पे होता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। मेरे लिए मेरा हॉस्पिटल कर्म भूमि है। हाँ जी। मैं अपने हॉस्पिटल को कर्म भूमि बुलाती हूँ। आज भी मैं जब उस कदम पे, उस मिट्टी पे कदम रखती हूँ तो उसके अपने कार से पैर उतारते समय उसकी मिट्टी पे पैर ज़रूर छूती हूँ और फिर एंटर करती हूँ अपने डिपार्टमेंट में। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उसने मुझे जो दिया है, जो मेरे अंदर जो स्माइल है, जो मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो उन्हीं की दुआएँ हैं। हाँ जी मैम। तो मैम जैसे आप मिस क्लासिक यूनिवर्स हो, इसके बारे में ये किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है, किस प्रकार इसमें कदम रखना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है मैडम, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएं। एक्चुअली जब मैं डॉक्टर प्रोफेशन में थी और उस समय मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के बाद, तो मेरा वज़न हो गया था 110 किलो। और 110 किलो के बाद लिटरली जो सोसाइटी हमेशा टैग ऑन करती है सारे वुमेंस को कि ये तो अपनी
पति की मम्मी लिखने लगी है, इसमें तो ये तो एकदम हाथी जैसी दिखने लगी है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उस 9 महीना उस पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, और इतने हार्मोनल चेंजेस जाती है, बट सोसाइटी को वो मतलब नहीं था। सोसाइटी को बस एक टैग ऑन करना था कि अच्छा ये तो एकदम हाथी जैसी हो गई है, ये तो एकदम अपने पति की माँ जैसी लगती है। सो वो थोड़ा सा, एंड मेरा एक बचपन में एक नेचर था, मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और मुझे लोगों को चैलेंज करना बहुत मज़ा आता है। मुझे जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं उदास नहीं होती हूँ, बिल्कुल मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ओके लेट्स डू इट। तो जब उन्होंने मुझे टैग ऑन किया तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हुई हूँ, मैं इनफैक्ट उनको आज थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे अचीवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन सारे सोसाइटीज़ का। सोसाइटी कभी किसी को डाउन नहीं करती है अगर आप सही सोच में ले तो उन्होंने मुझे एक बूस्ट एनर्जी किया मेरा, उन्होंने मेरे, आप ये कह सकते हो कि मेरे स्टिमुलस किया, मुझे स्टिमुलेट किया, और मैं 110 किलो से 55 किलो पे आई। तो बचपन से मैं अपने आप को, जब मैं 55 किलो पे आई तो लोग मुझे कहते थे कि मतलब कैसे आपने कर दिया बिना सर्जरी के, बिना कोई कॉस्मेटिक सपोर्ट के, एंड कम्प्लीटली आयुर्वेदा का कंसेप्ट मेरे दिमाग में था और मैं उसी कंसेप्ट्स को फॉलो करते 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 मैं 55 किलो के आ गई। सो एवरीबॉडी वांटेड टू कि नो अबाउट मी। तो डॉक्टर पंकज ने जब देखा कि लोग मेरे पास इतना अप्रोच कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने देखा जब मैं लोगों से रूबरू इंटरेक्शन करती हूँ, प्लस मेरा वो बचपन से नेचर देखते थे शादी के बाद भी, सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट मेरा आज का नेचर नहीं है। मैं 14 साल के या 15 साल की उम्र में से मैं सोसाइटी से लोगों को मदद करने में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो डॉक्टर पंकज ने स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करना। हाँ, तो जब डॉक्टर प्रोफेशन नहीं भी था फिर भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैं वो राशन खरीद के ना, जो लेबर्स होते थे जो बिल्डिंग्स में काम कर रहे होते थे, मैं उनको राशन दे के आती थी उनके घरों में। तो मैं तब से 14 साल की उम्र से काम करती आ रही हूँ। तो डॉक्टर पंकज ने जब मेरी ये काबिलियत देखी और फिर जब मेरा ब्यूटी भी उन्होंने देखा कि बहुत मेहनत कर रही हूँ, देन ही सेड कि एक दिन ना मुझे अचानक फ़ोन आया किसी ब्यूटी पेजेंट से, क्योंकि डॉक्टर पंकज हरियाणा के हैं, सो डेफिनेटली किसी को कोई काम बता के तो करते नहीं हैं। तो एक दिन तो नहीं करवा दिया कभी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। मुझे फ़ोन आया, क्या पता आपकी परीक्षा ले रहे हो सर। बिल्कुल मेरा फ़ोन आया उनका आना, दे सेड कि मैडम आपका ना नाम है, कल आपका स्क्रीनिंग राउंड है। आई सेड कहाँ पे मेरा नाम है? हेज़े मिसेस हरियाणा, क्लासिक हरियाणा में आपका नाम सर एनरोल है और आपका नाम है, आप कल आपको स्क्रीनिंग राउंड पे आना है। आई सेड कहाँ हो रहा है? बोले मैडम हरियाणा में हो रहा है। आई सेड किसने मेरा नाम दिया? तो उन्होंने डॉक्टर पंकज का नाम लिया है। मुझे आज वो भी दिन याद है, मैंने पूरी रात भर झगड़ा करते गई मगर सुबह उन्होंने बस मुझे एक चीज़ बोला कि आप इतनी मेहनत करते हो तो आप स्क्रीन के सामने क्यों नहीं आना चाहते? तो आप स्क्रीन में आओ, आप लोगों को मोटिवेट करो। क्या होगा? हारेंगे, मगर हार और जीत तो एक लाइफ का पार्ट है। वाई डोंट यू एन्जॉय? उस मोमेंट को एन्जॉय क्यों नहीं कर रही हो तुम? तो आई सेड हाँ, एन्जॉय तो करने चल सकती हूँ मैं। तो मैं एन्जॉय करने के लिए उस स्टेज पे चढ़ी थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये एक के बाद मैं विजेता बनती जाऊंगी और मैं क्राउन जीती। फाइनली यूएस में ये मेरा पड़ा फाइनल हुआ, और फाइनल्स जब हुआ तो क्लासिक यूनिवर्स का मैंने खिताब जीता यूएस में 2019 में। और बट यूएस में भी मैंने बहुत ही, मतलब लिटरली मैंने बहुत ही, मेरा मन का नहीं था जाने का, और डॉक्टर पंकज वॉज अ वन फैक्टर जिनके कारण मैं उस प्लेटफॉर्म पे कदम रखी थी। एंड ही ऑलवेज सेड दैट जीत और हार तो एक पार्ट है, आप किसी भी जगह पे जाइए एटलीस्ट अपना बेस्ट तो दीजिए। एंड ही इज़ अ वन पर्सन हु मोटिवेटेड मी। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल लोग बात बहुत करते हैं। हाँ जी, बट मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं ये कहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उनकी फैमिली वुमेन्स को सपोर्ट ना करे। क्योंकि जब मैं यूएस गई, मुझे याद है मेरा बेटा अकेला था और उसमें डॉक्टर पंकज ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उसको पढ़ाने में, घर का पूरा देखभाल करते थे, वो मेरे साथ भी रहे, और मेरे भी चीज़ों का, पेजेंट्स का, और मेरे इतने राउंड्स हुए हैं, सब जगह पे ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो वुमेन जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकती कि घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनली भी मुझे छुट्टी से लेके सब जगह पे ही वॉज प्रेजेंटली खड़े होके उन्होंने मेरा साथ दिया। सो मैं सब लड़कों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी आपकी वाइफ्स आगे बढ़ सकती हैं या आपकी सिस्टर्स आगे बढ़ सकती हैं जब तक आपका साथ ना हो। मेरे लिए एम्पावरमेंट तब स्टार्ट होता है जब फैमिली पीछे सपोर्ट करना शुरू करती है, तो आप उस घर की लड़की को आप आगे बढ़ते देखेंगे। और वो डॉक्टर पंकज का एक नारा है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बट बेटी को खिलाओ भी। बस उनको ऐसे भी मत करो कि आप लड़कों को तो खाना खिला रहे हो और लड़कियों को आप बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो। तो वो हमेशा मुझे ये नारा बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बट बेटी को खिलाओ भी। हाँ जी। तो आई रियली एडमायर हिम। कहते हैं हरियाणा के लड़के बहुत ही रूड होते हैं, बट मैं इस हरियाणा में 14 साल हो गया है। हरियाणा के लड़के दिल के बहुत सॉफ्ट, और जो भी खास बात हरियाणा वालों के लिए मैडम आप बता रही है। बिल्कुल, हरियाणा के लोग ये बोलते हैं कि बॉम्बे से आके आप यहाँ पे एडजस्ट कैसे किए। हाँ जी। लेट मी टेल यू, हर लोगों की एक अपनी पावर होती है और एक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं। और हरियाणा के लोग दिल के इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आप उनसे कोई भी बात एक तमीज़ में, एक लहजे में करके देखिए और वो आपकी बात पूरी समझते हैं। और बस उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डेफिनेटली जब हम उनसे प्यार से बात करते हैं या हम उनको इज़्ज़त दे के बात करते हैं तो उनका भी रिप्लाई बैक बहुत सॉफ्टली आता है हमारे पास। एंड आप जो और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो कोई जवाब नहीं है। मैंने इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी स्टेट में नहीं देखा है जितना हरियाणा के लोगों में देखा है। एंड सो आई रियली रिस्पेक्ट देम ऑल द तो मैम जैसे आपने अचीवमेंट्स पाई हैं, तो आप इन अचीवमेंट्स का योगदान किसको देना चाहोगे, किसको श्रेय देना चाहोगे इन अचीवमेंट्स का आपको? किसी भी जीत के पीछे कभी मैं नहीं खड़ा होता। तो मैं तो बस आपके सामने आज खड़ी हूँ, बट मेरे पीछे एक कंप्लीट टीम है, मेरी एक पूरी ताकत है। और वो है, जैसे मैं कहती हूँ कि बीज एक पेड़ की तरह है मेरा सक्सेस। जैसे बीज मेरा भगवान है, एक पेड़ की बीज भगवान है मेरा, उसकी जड़ मेरी फैमिली है, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। उसका जो स्टेम्प है वो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, और मैं तो एक फल हूँ उस पेड़ की। तो मेरा जो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो एक पेड़ की तरह है, जिसमें मेरा भगवान भी है, मेरी जॉइंट फैमिली भी है और मेरे दोस्त और परिवार, और लेट मी टेल यू मीडिया पार्टनर्स भी हैं और पब्लिक भी है। मतलब सभी का प्यार और दुआएं के साथ ये सक्सेस मिला है। तो आजकल की मैं जनरेशन में देख रही हूँ कि थोड़ा सा कि लोग न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं, बट आई विल ऑलवेज टेल यू कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं, लड़ाई झगड़े न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं और जॉइंट फैमिली में भी होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी पहचान है और खूबी है, बट जॉइंट फैमिली की एक अपनी ही पावर है। आप जब हम पेजेंट में गए थे तो मेरे बच्चे को देखने के लिए मेरे पति, मेरे सास ससुर और कंप्लीट मेरे जो देवर देवरानी हैं, सभी लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। और मेरे दोस्त भी थे जो मुझे बहुत बकअप करते थे। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी बोलूँगी कि मेरे घर में जो खाना बनाते हैं, जो मेरे हेल्पर हैं, उनकी दुआएं और उनका प्यार भी मुझे बहुत मिला। तो एक किसी भी जॉइंट फैमिली में ये सारे लोग खड़े होते हैं। और मैं आजकल के जनरेशन्स को ये बोलूँगी कि जॉइंट फैमिली में रहें, बिकॉज देखिए लड़ाई झगड़े, माँ बाप आपको कुछ बताते हैं तो उनका बस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर वो आपसे आपको नीचा नहीं गिरा रहे हैं और आपको कुछ आपको डांटने का तो हक वो रखते ही हैं। मगर आप उनको नेगेटिव ना लेके उनकी बातों को समझें और उनके बताए हुए, कहीं वो भी मैम सही कहते हैं, कहीं ना कहीं सही कहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे भी सही कह रहे हैं। और अगर आप लोग में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो हमें लगता है कि एक जगह बैठ के अगर उस कॉन्फ्लिक्ट पे, उस लड़ाई झगड़े पे अगर बात किया जाए तो उसका सल्यूशन ज़रूर निकलता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि परिवार से नाराज़ हो जाना या परिवार को छोड़ देना। सो ये चीज़ से मैं थोड़ी डिसएग्री करती हूँ कि परिवार में एक अपनी ताकत है। जिस तरह की मेरे बेटे को संस्कृत मैं नहीं पढ़ाती हूँ, उसकी दादी जी पढ़ाती हैं। मुझे चेस खेलने नहीं आता है और उसके दादाजी उसके साथ चेस खेलते हैं। उसके फादर उसके साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। और जो मेरे यहाँ पे फूल है, जो हेल्पर है, वो उसके साथ एज अ दोस्त बन के रहती है। और जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो शायद उसको वो सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है जब मैं नहीं रहती हूँ। तो मेरे बेटे को बड़े होने में एक अकेला मेरा योगदान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो पूरा परिवार मिलके ही उसकी परवरिश कर रहा है। तो मैं लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहें, एक दूसरे को प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे। माँ बाप भी बच्चों की बातों को समझे और ये ना सोचे कि बच्चा उनको भूल गया है या वो बात नहीं सुनता है। वो बहुत प्यार करता है, वो आपसे ही जुड़ा है क्योंकि आपका ही बीज है।
तो उसकी भी डिसीजन का महत्व दें, उसको भी रिस्पेक्ट दें और उसको भी एक्सेप्ट करें। बट एट द सेम टाइम बच्चों से ये कहूँगी कि माँ बाप के डांट और फटकार को इतना बुरा ना माने, क्योंकि वो बस कह रहे हैं। उसके बाद आप प्यार से और आराम से अपनी पॉइंट्स माँ बाप को पूरी तरह से बताएं और बोलें कि पापा मम्मी मुझे अपना ये काम मेरे हिसाब से करने दो। और आई डोंट थिंक सो किसी के माँ बाप इतने प्यार से बोलने के बाद डिसएग्री करेंगे। और बच्चों को भी अगर माँ बाप प्यार से समझाते हैं तो बच्चा भी डिसएग्री नहीं करता है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ लैकिंग बिटवीन द टू जनरेशन, जो ओल्ड जनरेशन है और यंग जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक कर रही है वो रिस्पेक्ट है, वो प्यार है और वो टाइम है। तो आप एक दूसरे को दीजिए, रिस्पेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए और प्यार दीजिए और विश्वास रखिए। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आप रखेंगे तो आपके बीच की जो जॉइंट फैमिली है वो और खूबसूरती से बढ़ेगी। तो मैम जैसे आज आप ग्लैमर की दुनिया में हो और बिल्कुल जो पिछड़ा वर्ग है उससे में आप कुछ डिफरेंस क्या महसूस कर रहे हो? ग्लैमर का वर्ल्ड लोगों के लिए पैसे कमाने का ज़रिया होता है, बट मेरे लिए मेरा ग्लैमर का वर्ल्ड लोगों तक पहुंचने का ज़रिया है। मैं दो पावरफुल प्रोफेशंस को साथ में लेके चल रही हूँ। एक खुद के डॉक्टर प्रोफेशंस को जो मेरा करियर है, बट ग्लैमर वर्ल्ड मैं इसलिए चुनी क्योंकि मुझे लोगों तक, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचना चाहती हूं और मैं सोसाइटी को दिल खोल के करना चाहती हूं कि किसी अपनों का पेट नहीं भरना, ये मेरा पहले से ही सपना था। सभी के पास पहुंचना, सभी की मदद करना, ये मेरा रहा है। और मैं ये दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि आप बस ग्लैमर वर्ल्ड को पैसे कमाने का ज़रिया मत समझिए। वो एक मोटिवेटिंग, मैं इस प्रोफेशन को एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करवाना चाह रही हूँ, लोगों तक इसलिए पहुँच रही हूँ ताकि जैसे जितने सारे यंगस्टर्स हैं जो फैशन वर्ल्ड को गलत भी समझ रहे हैं, जिनमें उनको लगता है कि एक्सपोजर ही सब कुछ है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक्सपोजर करने से ही आपका ग्लैम बढ़ेगा। और हमें लगता है कि हमें अपनी सोसाइटी की रिस्पेक्ट और सब कुछ लेके चलने में एक अलग ही मज़ा है। जब हम साथ में बढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही निखार है, एक अलग ही मज़ा है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में बस इतना पता है कि कपड़े कम पहनती हैं और शो ऑफ करना है और उससे पैसे कमाने हैं। बट लेट मी टेल यू, ग्लैमर वर्ल्ड को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, हर प्रोफेशन को अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसका एक अलग ग्रेस है, एक अलग पावर है और एक अलग रिस्पेक्ट है। तो मैं लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि जैसे जब मेरे साथ आज मेरा क्राउन है और आज मेरा डॉक्टर प्रोफेशन है, तो आज मैं लोगों को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रही हूँ, लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। और मैं लेट मी टेल यू, मैं स्टेट लेवल पे ही लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं नेशनल लेवल तक भी लोगों से आजकल अप्रोचेबल हूँ और वर्ल्ड वाइड भी मैं लोगों से अप्रोचेबल हूँ। मतलब पिछले वीक ही मुझे लंदन से फ़ोन आया था, उसके पहले वाले वीक में मुझे दुबई से फ़ोन आया था। लोग मुझसे अप्रोच करते रहते हैं। तो मैं अपना दायरा बहुत बड़ा करके रखी हूँ ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। हाँ जी। तो मैम कुछ लड़कियाँ जो सशक्त होते हैं लेकिन इस प्रकार के ग्लैमर की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेज परफॉर्मेंस मतलब स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहती, वो किस प्रकार आप उनको संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं? मेरे हिसाब से तो आप किसी भी फियर को दूर कर सकते हो अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, किसी की तरह बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना पावर समझिए, अपने आप को समझिए और अपने पावर को यूज़ करिए। बिकॉज व्हाट आई फील, जितना पावर आप में है वो शायद मेरे अंदर नहीं है और जो पावर मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो आप किसी की तरह मत बनिए। हाँ, किसी की हम अच्छी आदत सीख सकते हैं बट उसकी तरह बनने की कोशिश मत करिए। अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए और अपने घर के कल्चर्स को मत भूलिए और उसको लेके साथ में आगे बढ़िए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की में वो कमी आएगी फिर, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं किसी को तब हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम घबराते हैं। मगर जब हम कॉपी नहीं करते हैं, हम लोग वो हैं जो एक्चुअल हम हैं। सो आई डोंट थिंक सो पीपल विल गेट स्कैर्ड ऑफ इट। कॉपी करने में मैडम हम अपनी पावर को भूल जाते हैं और सामने वाले की कॉपी भी नहीं हो पाती है और उसकी पावर भी चली जाती है। एग्जैक्टली। तो ये हो जाता है कि हम इमिटेट कर रहे हैं और वो भी रॉन्ग वे में इमिटेट कर रहे हैं। आपने बहुत सारे हीरो हीरोइंस के इमिटेटर्स देखे होंगे, कॉपी देखे होंगे, मगर आप ध्यान दीजिए जो ओरिजिनल है उसकी बात ही अलग है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि सारे लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ओरिजिनलिटी प्लीज़ मेंटेन करिए। और आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, सभी लोग, सभी की अपनी पावर है। एक खूबसूरती बस एक
चेहरे से नहीं देखी जाती। उसका मन सुंदर हो सकता है, वो करियर वाइज स्ट्रांग हो सकता है, वो क्या पता अपने दिल से सुंदर हो सकता है, क्या पता उसका दिमाग का लेवल इतना तेज हो सकता है कि जो बाकी लोगों का ना हो। सो अपने आप को प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए और अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए। हाँ जी। So that's तो what it जैसे is. कि मैम हमने सुना है कि आप ग्लैमर की दुनिया में हो, आप काफ़ी आपके पास ऑफर आते होंगे, काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो, आप किस प्रकार उन संस्थाओं में अपनी भागीदारी निभाते हैं? मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, जैसे उज्ज्वला मंच है, हाँ जी। अन्नपूर्णा है और नेशनल वुमेन कमीशंस की मैं मेंबर भी हूँ। हाँ जी। सो इन सारी संस्थाओं को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ अभी भी। और इन संस्थाओं में ज़्यादातर मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए हेल्प कर रही हूँ, जैसे कि कितने लोग हैं जो कोविड के टाइम पे लोगों के जॉब्स चले गए, हाँ जी। तो उसमें से कितने बच्चे हैं जो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो उनको मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। एंड बहुत लोगों की लाइफ बची है काउंसलिंग के बाद, और कितनी वुमेन्स हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है। सो हाउ टू लीड द लाइफ इन फ्यूचर, आपको आगे कैसे चलाना है अपनी ज़िंदगी को, वो मैं उनको भी मदद कर रही हूँ। प्लस आपकी जो अन्नपूर्णा संस्था है जो हमारे गरीबों को, जितने भी हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उनको हम लोग हर सेकंड संडे उनको हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनकी एक महीने का, हर महीने हम लोग ये काम कर रहे हैं। एंड ताकि उनको, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको सपोर्ट करना, किसी का पेट भरना, किसी को मन की शांति देना इज़ द बिगेस्ट व्हाट वी कैन गिव। बिल्कुल। तो मैम जैसे आप ग्लैमर की दुनिया में हो और आपका प्रोफेशन भी डॉक्टरी लाइन से और काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो, क्या आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? अभी मैंने कहा कि नहीं, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और आपकी प्रायोरिटी है, आप उस काम के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेते हो। तो मेरे लिए ये कभी उलझन नहीं है, मेरे लिए मेरी ताकत है। तो मैम ये इतना सारा कैसे मेंटेन करते हो आप? एक स्माइल लेके, जो आजकल लोग भूल चुके हैं स्माइल करना, और एक पॉजिटिव थॉट से। और अगर आप चाहेंगे तो देखिए आप आसमान छू सकते हैं, और ये बात सच है। बिल्कुल। विश्वास करिए अपने आप पे, अपने पावर पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, और सामने वाले को भी आप अपने लिए जितना प्यार और पॉजिटिविटी और पावर चाहते हैं, सामने वाले को भी उतना ही सम्मान, रिस्पेक्ट और पॉजिटिव वे से देखिए और रिस्पेक्ट से देखिए। एंड डेफिनेटली आपको बहुत, सब लोग आपको अच्छे दिखेंगे, और सभी चीज़ के लिए आपके पास टाइम भी आएगा। एंड बट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम करो प्यार से करो और स्माइल लेके करिए और पॉजिटिव माइंडसेट से करिए, एंड जीत निश्चित है। बिल्कुल। तो मैम लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? लड़कियों के लिए बस ये कहेंगे कि हम लोग आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, एंड बहुत सारी लड़कियां हैं जो, शायद देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि सारी लड़कियां दबाई गई हैं, बट हम ये भी नहीं कहेंगे कि सारी लड़कियों को बहुत पावर भी दी गई है। सबका एक, मुझे लगता है कि एक सोसाइटी को बनाने में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए लड़कों का और लड़कियों का। एंड सब अपनी अपनी पावर को एक लिमिट में यूज़ करें और प्रॉपरली यूज़ करें और पॉजिटिव वे में यूज़ करें, तो एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी बनेगी। मगर जो भी अपने पावर को मिसयूज़ करेगा तो ये सोसाइटी सुंदर नहीं बन पाएगी। सो मैं आप चाहूँगी कि आज लड़कियों के पास बहुत पावर है, आज के टाइम पे लॉ वाइज भी बहुत पावर दी गई है। सो कृपया करके अपने अपने पावर्स को सही एंगल में यूज़ करिए, क्योंकि जहाँ भी अगर हम दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर्स की, तो कहीं ना कहीं हम, सामने वाला दिखने में बस वो लड़का है, मगर है तो एक आत्मा, है तो किसी के परिवार का बेटा। तो मेरे हिसाब से कोई भी पावर हो, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो, सही एंगल में यूज़ करेंगे और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो एक सोसाइटी के साथ साथ एक मैनकाइंड ऊपर अपलिफ्ट होगा। एंड आई फील कि हमें इंडिया को बढ़ाने के लिए बस लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी ज़रूरत है, बुज़ुर्गों की भी ज़रूरत है और बच्चों की भी ज़रूरत है। तो काइंडली ध्यान दीजिए कि हम तो ये बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की भी ज़रूरत है, तो सभी को अपना के चलिए, सभी को एक साथ लेके चलिए, और तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि सारे प्रोफेशन को प्लीज़ इक्वली रिस्पेक्ट करिए। इंडिया में मैंने ज़्यादातर देखा जा रहा है
कि हम आईएएस को रिस्पेक्ट करते हैं, जजेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम नेताओं को रिस्पेक्ट करते हैं, और जबकि स्वीपर आता है तो उसकी हम तनख्वाह काट देते हैं, उसको हम खाने के लिए नहीं पूछते हैं। क्यों? आपका देश क्या साफ रहेगा अगर वो स्वीपर की आप इज्जत नहीं करेंगे? तो अगर वो नहीं रहेगा, खास तौर पर देखा गया कि प्रोफेशन को देखते हुए हम उसकी इज्जत करते हैं। एग्जैक्टली आप एक डॉक्टर्स को देखेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? मत खड़े रहिए। अगर आप स्वीपर के लिए नहीं खड़े हो सकते तो किसी के लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हम सारे लोग मिलके ही एक सोसाइटी बनाते हैं और सारे प्रोफेशन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो बोलती हूँ इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। आज आप लोग के कारण ही हम दुनिया तक पहुँच पा रहे हैं। सो इसीलिए मैंने आपको पहले ही आप लोग को धन्यवाद कहा, आपके दर्शकों को धन्यवाद कहा। आप जो घर में बैठे हैं, क्या वो खाली बैठे हैं? नहीं, वो घर में बैठे बैठे एक अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, तो उनकी भी इज्जत है। उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन। तो चाहे वो बाई हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो नाली साफ़ करने वाले लोग हों, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनसे प्यार से बात करिए। हो सके तो अपने घर का एक टाइम का खाना उन्हें भी खिलाइए, और देखिए फिर वो मुस्कान अपने आप ही उस चेहरे पे आती है। और जिस तरह एक आईएएस और हम जज और ये डॉक्टरों को हम सैल्यूट करते हैं, उसी तरह अगर हम सभी को सैल्यूट करना शुरू करें तो सारे बच्चों में वो गिल्ट नहीं रहेगा कि आज हम डॉक्टर नहीं बने, आज हम ये नहीं बने। वो बच्चे अपनी लाइकिंग को भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये हो गया कि वो अपनी चीज़ों के हिसाब से चलना चाहते हैं और माँ बाप को लगता है कि वो कोई प्रोफेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशन में खूब मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोफेशन बहुत पावरफुल है, और वो कहीं ना कहीं आपको ब्रेड एंड बटर्स का वो ज़रिया है आपका। तो आई रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशन। एंड लड़कियों के लिए तो बस मैं ये संदेश देना चाहूँगी, प्लीज़ ग्लैमर वर्ल्ड को सोच समझ के कॉपी करिए, बिल्कुल ही फ्लेयर अप मत करिए, क्योंकि जो आप ऑन द स्क्रीन देख रही हैं वो डिफरेंट है, जो आप ऑफ द स्क्रीन देख रही हैं वो अलग लाइफ है। और बहुत सारी हीरोइंस हैं जो आपको दिखती होंगी एक्सपोज करते हुए या जो भी करते हुए, वो उनको बस इट इज़ जस्ट ऑन द स्क्रीन, बट जब आप उनको बैक ऑफ द स्क्रीन देखेंगे तो उनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। सो हम तो बस एक चेहरे जो सामने देख रहे हैं, बस वो ब्लाइंडली हम कॉपी करने जाते हैं। वो कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, हीरो हीरोइन से अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्यों ना उनका कॉपी करें। डिसिप्लिन्ड कितने होते हैं वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, अपने जिम जाते हैं, अपने डाइट पे पूरा दिन कंट्रोल रखना, दैट इज़ नॉट ईजी। अपने रोटी को, अपने मतलब रूटीन के खाने को छोड़ना, बट एट द सेम टाइम आप ध्यान दीजिए वो डाइट भी ऐसा ले रहे हैं जिसमें उनकी बॉडी कमज़ोर नहीं हो रही है, कोई बीमारी के प्रकोप में नहीं आ रही है। तो डाइट भी बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो एवरी प्रोफेशन में मेहनत चाहिए और आपका इंटेलिजेंस चाहिए। तो अगर आपको कॉपी एक्चुअली करना है तो हर प्रोफेशन की खूबी कॉपी करिए। सो व्हाट आई फील कि यू शुड चूज़ वाइजली, बिकॉज कॉन्सिक्वेंस आप भुगतेंगी उसका। और इसीलिए मैं ये सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि फैमिली को आपको लेके आगे बढ़ना है तो अपने पेरेंट्स को भी महत्व दीजिए, अपनी फैमिली को भी महत्व दीजिए, पर एट द सेम टाइम अपने आप को, अपने ड्रीम्स को भी महत्व दीजिए। एंड बात करेंगे सोसाइटी, साथ में फैमिली के बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता है। हाँ जी, समस्या तो मैम समाधान में है। यस जी, बिल्कुल। तो मैम जैसे लड़कियां सिर्फ स्क्रीन को देखती है, उसके पीछे के जो हार्डवर्क होता है, किसी लड़की के पीछे का हार्डवर्क उसको नहीं देख पाती, उसको किस प्रकार बताएंगे आप? नहीं, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो हैं, हमारी लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो मैं ये उनको कहूँगी कि आप उनको ऑन स्क्रीन जो देख रही हैं वो उनके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, और उसके जो ऑफ स्क्रीन पे हैं वो आप उनको देख नहीं पा रही हैं। बट उस ऑफ स्क्रीन में उनकी डिसिप्लिन है, उनकी मेहनत है, उनकी खुद की कमिटमेंट्स हैं अपने पूरे लाइफस्टाइल्स के साथ। तो हम ये कहेंगे कि किसी को भी आप जब भी आप कोई चीज़ चूज़ कर रही हैं तो वाइजली चूज़ करिए, क्योंकि आप जो ऑन स्क्रीन देख रही हैं वो जस्ट कुछ पार्ट आप देख रही हैं, और जो ऑफ स्क्रीन है और जो उनका मेहनत है, और जो आप किसी भी फील्ड में, जैसे आज आप रूबरू आप हमें देख रहे हैं, तो इस इंटरव्यू से पहले जो मेहनत हुई है इस कंप्लीट पूरे टीम्स की, वो आप नहीं देख पा रही हैं। आप बस एट प्रेजेंट आप हमें देख पा रही हैं, ये टीम आप इंटरव्यूज़ देख पा रहे हैं। तो हमेशा कभी भी कोई डिसीजन लीजिए, जब आप किसी को कॉपी भी करना है तो उनको कम्प्लीटली पहले उनको पढ़िए, उन चीज़ के बारे में जानिए, और फिर ही आप उनकी तरह इमिटेट करिए या कॉपी करिए, बिकॉज फाइनली लाइफ में कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा और आपको जीना पड़ेगा। सो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि थोड़ा सा संभल के डिसीजन लीजिए एंड बॉलीवुड्स को ब्लाइंडली कॉपी ना करें। तो मैम आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो आने वाले समय में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे? मेरे आने वाले टाइम में डेफिनेटली मेरा
सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप्स को प्रमोट करती रहूँगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिक जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको ब्लड मिलना बहुत ज़रूरी है और ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है। सो डेफिनेटली ब्लड डोनेशन का ड्राइव जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। और दूसरा है कि मैं वुमेन अपलिफ्टमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में आई एम स्टिल आई विल वर्क ऑन एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन द सेम। थर्ड है कि मैं जो जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको मैं ड्रग एडिक्शंस में हैं, जो ड्रग एब्यूज़ में हैं, तो मैं उनको एज अ मोटिवेशंस और उनको काउंसलिंग मेरा सेशंस चलता रहेगा। प्लस मेरे अपकमिंग इवेंट्स जो एक कुछ और जो आने वाले हैं, जैसे न्यूयॉर्क में मेरा फैशन वीक है जुलाई में। प्लस मैं आई विल बी गोइंग टू वेगस, मैं वेगस जा रही हूँ 2021 में जुलाई में। तो वहाँ पे मेरा पेजेंट्स के सक्सेसर क्वींस को क्राउन करने। सो दे आर मल्टीपल इवेंट्स जो जुलाई में होने वाले हैं, जिसके लिए मैं यूएस फ्लाई करने वाली हूँ। सो देयर आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग एंड डेफिनेटली मेरे जो जितने भी एनजीओज़ के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उनके साथ भी मेरा ये काम आज के लिए नहीं, हमेशा मेरी ज़िंदगी भर ये काम चलता रहेगा। तो मैम काफ़ी अच्छी बातें हो चुकी है, लेकिन दर्शक जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से, मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को वो किताब दिखाएं जो आपने लाइफ में अचीवमेंट की है। जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट होता है। आप सभी दर्शक देख सकते हैं मैडम की लाइफ का सबसे अच्छा किताब अचीवमेंट। कितनी मेहनत के बाद ऐसे ऐसे किताब देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में, तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। तो मैम लास्ट में अनोखा प्रयास टीम को आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी अनोखा प्रयास टीम को, कि आप लोग इतने लोगों से मिल रहे हैं और इतने लोगों की आप ओपिनियन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सो आई थिंक फॉर मी हैट्स ऑफ टू यू बोथ द ऑल द कंप्लीट टीम ऑफ अनोखा प्रयास, जो लोगों तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हम तो आज इस आप स्टूडियो से आप बाहर तक लोगों तक करोड़ों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि आपका जो माध्यम है वो बहुत पावरफुल है। सो मैं एक अनोखा प्रयास टीम से ये भी कहूँगी कि बहुत वाइजली आपको यूज़ करना है इस चीज़ को, बट डेफिनेटली आप बहुत लोगों को एम्पावर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो एंड पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो लोगों को। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी ला रहे हो। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।